गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की इकाई चैप्टर 3 के बारे में, प्रमुख पारितंत्र। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे इसकी इकाई की रूपरेखा, जिसमें हम पहले प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जिसमें संभावित अध्ययन परिणाम होंगे, और वन पारितंत्र और घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र एवं जलीय पारितंत्र। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में, इस बुक में आज हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रस्तावना और वन पारितंत्र क्या होता है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, तो अपनी पिछली इकाइयों में पारितंत्र और उसकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में अपने आप में बहुत बड़ा है। एक बड़े पारितंत्र जिसे जीवमंडल कहते हैं प्रतिनिधित्व करता है। पारितंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इको प्लस सिस्टम। इको का मतलब क्या होता है? आवास, और सिस्टम का मतलब होता है जटिल परस्पर से जुड़े हुए अवयव, दोनों जैविक और अजैविक होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रस्तावना में हम देखें कि जो पारितंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इको से, दूसरा सिस्टम से। इको का मतलब होता है आवास और सिस्टम का मतलब होता है वे सारे जटिल प्रक्रिया जो जैविक और अजैविक प्रकार से जुड़े होते हैं। जैविक मतलब जिसमें जान होती है, अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होती, जो निर्जीव वस्तु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिस्टम को एक कार्यात्मक इकाई भी, अतः पारितंत्र की दृष्टि को एक कार्यात्मक इकाई भी माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे पारितंत्र के बड़े रूप में दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। जो पारितंत्र है उसके दो बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है, और स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र यहाँ क्या होता है? तो स्थलीय पारितंत्र जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, जो धरती है जिसपे घर, मकान, पेड़ पौधे सब कुछ है। और जलीय पारितंत्र यानी कि जो जल के अंदर जीव रहता है, मछली आप ये हो गए, तो ये सब सारे जो हो गए वे सारे समुद्र के अंदर आने वाली जितने जीव जंतु वे जलीय पारितंत्र के अंदर आते हैं। प्रमुख स्थलीय पारितंत्र वन, घास स्थल और मरुस्थल शामिल है, और जबकि झील, नदी, समुद्री ज्वारमुख आदि आंद्रिय मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। तो हम तो जानते हैं कि पारितंत्र जो वो जीवमंडल, वायुमंडल से मिलकर बना हुआ है, स्थल मंडल से मिलकर बना हुआ है। तो हम इस अध्याय में देखेंगे, ठीक है, कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि प्रमुख प्रकार के स्थलीय पारितंत्र, ठीक है, कि जैसा घास स्थल क्या है और मरुस्थलीय के बीच में अंतर बता सकेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि घास स्थल, वन के मरुस्थल, ठीक है, पढ़ेंगे कि घास स्थल जो है वो मरुस्थलीय के समान अभिलक्षण और उनके जीवजात को वर्णन कर सकेंगे। फिर मानव कल्याण के वनों में महत्व को बता सकेंगे कि मानव के लिए वन कितना इम्पोर्टेंस है। फिर हम देखेंगे कि जलीय पारितंत्र का वर्ण कर सकेंगे, और अलवन जलीय पारितंत्र, समुद्रीय पारितंत्र और ज्वारमुखी के बीचों अंतर कर सकेंगे। झील नदी ज्वारामुखी एवं समुद्री, ठीक है, झील नदी जो है हमारा वो ज्वारामुखी एवं समुद्री और पारितंत्र के जीवजात के बीच में पाए जाने वाले अंतर को भी ज्ञान कर सकेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं वन पारितंत्र के। वन पारितंत्र जो है वो क्या होता है? तो वन पारितंत्र, अब पहली बात कि वन पारितंत्र जो है इस शब्द का व्युत्पत्ति यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो फॉरेस्ट से हुआ है। ठीक है, जो फॉरेस्ट, और जिसका अर्थ होता है बाहर, मतलब वन का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से हुआ है, और फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? बाहर। इसके संदर्भ में गाँव, ठीक है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो गाँव की सीमा पर लगने वाली बाढ़ से है। जो गाँव की सीमा पर आती है ना बाढ़ वगैरह, पानी वर्षा ज़्यादा होने से, तो उसी से होता है फॉरेस्ट का मतलब। तो आज इससे सभी जमीन शामिल की जाती है जो जोती नहीं जाती है और जहाँ कोई नहीं रहता है। इसमें वे सारे ज़मीन को शामिल किया जाता है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है, और ना ही उसमें कृषि की जाती है। आज वन उस जमीन को कहते हैं जहाँ देखभाल, वन विद्या। अगर आज के टाइम में हम बोले कि वन क्या है, तो वन हम बोलेंगे जो सरकार के द्वारा देखभाल किया जाता है, जहाँ पे ना कुछ उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जंगल यानी कि वन जो है उसका संरक्षण किया जाता है, उसी को हम वन कहते हैं। लेकिन चाहे वो जमीन, वृक्ष, पहाड़ी और आरोही पौधे इत्यादि से ढकी हो या नहीं हो, चाहे वो पेड़ पौधे से हो ढकी हुई या ना हो, जैसे छोटे मोटे पार्क बना दिया जाता है या जंगल के बीच में, तो वही सबको हम जंगल कहते हैं। लेकिन वास्तव में जंगल इसे हम नहीं कह सकते हैं। जंगल जहाँ पे पेड़ पौधा, नदी, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं, उसे ही हम जंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि वन जीवों के जवीय समुदाय, बायोटिक कम्युनिटीज़
की विभिन्न किस्मों को जटिल समुच्चय शामिल होता है। मृदा की किस्म, जलवायु तथा स्थानीय जलस्कृति यानी कि टोपोग्राफी वृक्षों के वितरण और वन की वनस्पति में उनका अधिकता को निर्धारित करती है। विभिन्न प्रकार के वन पारितंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम की विशेषताएं का आगे वर्णन किया जाता है। तो हम यहाँ पे जान गए कि वन क्या होता है। तो वन पारितंत्र जहाँ पे जीव जंतु मतलब कि जानवर, पेड़ पौधे, तो नदी, समुद्र, चिड़िया सब कुछ होते हैं, उसी को हम बोलते हैं वन पारितंत्र। तो वन पारितंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि पहले टुंड्रा होता है, फिर बोरियल वन, मिश्रित शीतोष्ण वन होता है, शीतोष्ण पर्णपाती वन होता है, उष्ण वन होता है एंड उष्णकटिबंधीय वन होता है। तो हम देखेंगे पहला इसमें वन के प्रकार, जिसमें फर्स्ट है शंकुधारी वृक्ष वन, कनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको अधिक वर्षा तथा प्रबल मौसम होता है। इस वन में अधिक वर्षा होती है और प्रबल मौसमी जलवायु वाले ठंडे क्षेत्र हैं, जहाँ पे इसमें जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं यहाँ पे ना ज़्यादा आपको ठंडा मौसम वाले मिलेंगे और जो गर्म वाले दिन होते हैं वो बहुत ही कम होता है, थोड़े कम होते हैं, जिसकी यह विशेषता है कि उसमें बोरियल शंकुधारी वृक्ष वन मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे बोरियल यानी कि शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। पौधों की सदाबहार स्पीज मिलती है, जैसे स्प्रूज, पीशिया, ग्लॉक एंड एबियस बालसीमिया और चीड़ के वृक्ष, पाइनस रॉक्सरबाधाई, पाइनस स्ट्रोबस और लिक्स भेड़िया, रीच, लाल लोमड़ी, पोकियर पाइन एंड गिलहरी, उभयचर प्राणी जैसे पेड़ का मेढक और तालाब में मेढक जैसे जंतु मिलते हैं। तो जैसे शंकुधारी जो वन होते हैं उसमें इस प्रकार के जानवर मिलते हैं। शंकुधारी वृक्ष की सुई से उत्पन्न करकट के बहुत ही धीरे धीरे वच्छिन्न होने और उसमें पोषण पदार्थ की मात्रा अधिक ना होने के कारण यहाँ की मृदा में पोषक की कमी होती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि शंकुधारी वृक्ष में थोड़ा सा यहाँ पे मृदा की कमी हो जाती है, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक नहीं मिल पाती है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे वन में, ठीक है। तो दूसरा वन जो है वो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट। तो शीतोष्ण वन जो होता है, शीतोष्ण वन की विशेषता यह है कि यहाँ पर मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल होती है, मतलब ज़्यादा तेज भी नहीं, ज़्यादा धीमी भी नहीं, और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती मिलते हैं, यानी कि पतले वृक्ष मतलब पत्ते मिलते हैं, ठीक है, वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में अपनी गति पत्तियाँ गिरा देती है और वसंत के आगमन में नई पत्तियों को जन्म देती है। जो शीतोष्ण पर्णपाती होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे सर्दी के मौसम में, ठीक है, सर्दी के मौसम में यहाँ पे पत्तियाँ जो होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही यहाँ पे वसंत का आगमन होता है वैसे ही यहाँ पे नए नए पत्तियाँ पेड़ पौधे में आना स्टार्ट हो जाती है। और ये वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, चीन और जापान में बहुत ज़्यादा ही मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे शरद ऋतु में ज़्यादा ठंडक पड़ती है और वार्षिक वर्षा यहाँ पे 75 से 150 मतलब 150 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद ये वृक्ष काफ़ी लंबे, लगभग 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वे 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं और इनकी पत्तियाँ जो होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है, पतली और चौड़ी होती है। जीवोम के प्रमुख जीनोस में मेपल यानी कि एसर के बीच में फेगस, क्वेकर्स एंड कारिया, वासवुड, तिलैया, ये सब सारे जो पेड़ पौधे ये कुछ यहाँ पे मिले जाते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे शामिल है। उसके बाद हिमालय के कुछ भागों मतलब स्थानों में प्रमुख वनस्पति है, जैसे शंकुधारी वृक्ष, सीडर्स एंड जूनिपर का पेड़ और सहित तथा विलो यानी कि सेलिक्स आदि एंड शीतोष्ण वन, ठीक है। शीतोष्ण वन जो है यहाँ पे शीतोष्ण में रहने वाले जंतु हिरन, भालू, गिलहरी, लोमड़िया, ठीक है, और बॉबिकेट, जंगली पीरू और कठफोड़ा और सामान्यतः पाए जाने वाले अकेशेरुकीय केंचुए, घोड़े, मिलीपिंड, कोलीप्रे और वेगस्ट, ये सारे जितने यहाँ पे जंतु दिख रहे हैं ये सारे जंतु जो है वो आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलते हैं।
अब हम नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन जो है इसको हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। विश्व के कई भागों में भूमध्य सागर किस्म की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं उष्ण, शुष्क और ग्रीम यानी कि ठंडा, ग्रीम यानी ठंडा, नम, शीतलमय शीतलकाल है। और इसमें से सामान्यतः कम ऊंचाई वाले सदाव्रत वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे ना थोड़े कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां सुई की तरह और या चौड़ी होती है, और इन्हें हम हेमलॉक यानी कि यू और मेपल शामिल है। झाड़ियाँ यहाँ पे 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। और शीतोष्ण होते हैं वो जाने वाले विशेष प्रकार के जंतु यानी खच्चर, हिरन, ब्रूस, खरगोश, काष्ठ, चूहा, चिंपक और छिपकली इत्यादि है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन यानी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, जिसमें शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन किसी अन्य वर्षा प्रचुर वन से अधिक ठंड होती है। ये जो किसी अन्य वर्षा जो होती है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। और ऋतुओं के अनुसार इनके ताप और वर्षा स्पष्ट अंतर होता है। और यहाँ ऋतुओं के अनुसार यहाँ पे जो इनका ताप होता है वो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु कोहरा बहुत ही अधिक पड़ता है। यहाँ वर्षा जो है वो बहुत यहाँ अधिक होती है और कोहरा जो है वो भी बहुत अधिक पड़ता है, मतलब कोहरा जो होता है पूरा छा जाता है यहाँ पे। और जो स्वयं वर्षा की तुलना में पानी से अधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पौधा और जंतु की विविधता अपेक्षाकृत अधिक गर्म स्थानों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। अब हम यहाँ पे 5th नंबर की बात करेंगे, उष्णीय कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन भूमध्य के पास पाए जाते हैं और ये वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविध समुदाय में गिने जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो मतलब वर्षा प्रचुर वन जो होता है इसे बहुत ही मतलब बहुत बड़े बड़े वनों में भी गिने जाते हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक विविध समुदाय में गिने जाते हैं। और यहाँ पर ताप और आर्द्रता दोनों ही उच्च रहते हैं और वर्षा भर लगभग एक जैसे रहते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और यह सामान्य रूप से वर्षा भर होती रहती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में पाए जाने वाले सामान्य केसरुकी में वृक्षवासी उभयचर और रेकोफोरस मालबोरियम में जलीय सरीसृप और कैमेलियन, एगिडियस, केरल छिपकलियाँ और सांपों में कई स्पीच पक्षियों की स्पीच और स्तनधारी जैसे तेंदुआ, जंगली बिल्लियाँ, एट्रिएटर, विशालकाय उड़नी गिलहरी, बंदर और स्थल आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जितने भी कैमेलियन, एलियन, केरल है ये सारे जीव जंतु जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर, उष्णीय कटिबंधीय मौसमी वन। जो उष्णीय कटिबंधीय मौसमी वन होते हैं, उष्णीय कटिबंधीय मौसमी वन क्षेत्र से मिलते हैं जहां कुल वर्षा बहुत अधिक होती है परंतु यह शुष्क तथा नम कालों में बटी रहती है। अत्यधिक नम उष्णीय कटिबंधीय मौसमी वन में वार्षिक वर्षा उष्णीय कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन से कई गुना होती है, जिन्हें सामान्यतः मानसूनी वन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि उष्ण कटिबंधीय मौसम जो होती है यहाँ पे भी वर्षा जो होती है ना बहुत अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ जो मौसमी वन होते हैं वार्षिक में यहाँ पे वर्षा प्रचुर वनों से कई गुना अधिक होती है। उसके बाद भारत में सेंट्रल इंडिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सर्वाधिक ज्ञात उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में अक्सर बड़े वृक्ष टिक के होते हैं। इन क्षेत्रों में बांस भी एक महत्वपूर्ण चरम झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। और इन जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत ही चरम झाड़ी के रूप में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, बांस ये सब पाए जाते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट उष्णीय वर्षा प्रचुर वन। उष्णीय वर्षा प्रचुर वन जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में है जहाँ सर्दी और गर्मी के दिनों के ताप में विभिन्नताएं कम स्पष्ट होती है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उष्णीय वन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पतियों में मोहगनी, पम ओक, मेगलिया और इमली सभी अधिक पादप, पाइनएप्पल तथा ऑर्किड कुल के ढके हुए वृक्ष, फर्न, बेल और स्ट्रैंगलर, अंजीर, फाइकस ऑरियस, ठीक है, फाइकस ऑरियस और उष्ण वन के जंतुओं का जीवन उष्णीय कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों के जंतुओं से बहुत मिलता जुलता है।
उसके बाद हमारा आता है वनों की महत्व, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें वन से ऑक्सीजन मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, ठीक है। जानवर तो हमें वहाँ मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट ही भी हमारा वन से होता है। वन जो है, वन से हमें पेड़ पौधे यानी कि लकड़ी मिलते हैं, जो भी हमारे घर में फर्नीचर्स आती है वो सब वन की लकड़ी से ही बनती है, ठीक है। तो वन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं, मनुष्य के लिए वन अनेक उत्पाद, मनोरंजन के स्रोत और उसकी संस्कृति और सभ्यता के स्रोत के आधार रहे हैं। जलाने के लिए लकड़ी के स्रोत अतिरिक्त ये विभिन्न कष्टीय उद्योग और जैसे लुगदी, पप, कागज, संयुक्त, कंपोजिट, रेयन और मानव निर्मित, जैसा कि हम जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, रेयन का, या फिर जो भी रुआ वगैरह हो गया, फिर कागज वगैरह बनता है, चंदन हो गया, अनेक तरह के औषधियाँ हो गए, वे हमें सब कुछ कहाँ से मिलते हैं, तो वन से मिलते हैं। तो वन हमारे लिए जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और तेल, लाख, कत्था या फिर खैर या खोल के टक्सर, सिल्क इत्यादि वनों के द्वारा ही हमें मिलते हैं। जलवायु में नियमित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वन आवास और स्थल खाद्य पदार्थ के उपलब्ध कराते हैं। वन जो है, जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जंगल में आवास भी मिल जाता है रहने के लिए, जैसे जीव जंतु, जानवर हो गए, ये लोगों को जंगल में आवास होता है। वन स्थानीय वर्षा की मात्रा और मृदा को जल संधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और जल चक्र को नियमित करते हैं। वन जो है, जो भी वर्षा होती है, ठीक है, उसके जल चक्रवात को भी कम करते हैं, ठीक है, भूस्खलन को कम करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो जो वन है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बाढ़ तथा सूखा की उग्रता को कम करते हैं। वन में जंगली जीव रहते हैं जो समाज के लिए सौंदर्य या पर्यटन या दृष्टि के महत्वपूर्ण तथा सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। तो हम जान गए कि वन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है कि वन संरक्षण क्या है, ठीक है, वन का हमें क्यों बचा के रखना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन संरक्षण जो है वो, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों जो है वो वन को काट कर अपने लिए रहने के लिए स्थान यानी घर वगैरह बना रहे हैं। तो वन को हमें क्या है, बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वन में हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती है, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को भी यहाँ बचाए रखते हैं। तो नागरिकरण, कृषि में बढ़ोतरी और लकड़ी का दोहन सारे संसार में वनों के लिए खतरा है। जो भी यहाँ लकड़ी वगैरह काटा जा रहा है वो वनों के लिए, तो वो सारे संसार के लिए खतरा है, क्योंकि वन से ही हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। वनों को बनाए रखने के लिए विशेष वन संरक्षण तथा प्रबंध प्रक्रिया का इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगर हमें वन को बचा के रखना है तो सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून बनाना चाहिए कि हमें पेड़ पौधा लगाने चाहिए, ठीक है। फिर हम वन को लिए प्रबंधन प्रक्रिया बनाना चाहिए जिसका इस्तेमाल हम करके वन को बचा सकें। वांछित किस्म की इमारत, लकड़ी अर्थात कागज उद्योग के लिए लुगदी उपलब्ध कराने के लिए खास प्रकार की शंकुधारी वृक्षों यानी कि यूकेलिप्टस के तेजी बढ़ने वाले वृक्ष एक कंदर कृषि वन्य मनुष्य में उगाया है और मौजूदा वनों में वांछित लाभों से प्राप्त करने के लिए कटाई में फेरबदल किया जाता है। इसमें वृक्ष को निकाल बाहर करना, उन पौधों को वांछित स्पीच के साथ साथ बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। वृक्ष के बीचों फसल बढ़ाने एवं स्पीच के वृक्षों को निकाल बाहर करना और छांटकर विशेषज्ञ शंकुधारी वृक्षों में पर्णहरित निचली शाखाओं को निकाल देना और शामिल है। वन प्रबंधन जो है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वनों के लगने वाले आग और नियंत्रित करना भी शामिल है। जैसे कभी कभी जंगलों में जो आग लग जाती है उसे भी यहाँ नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और वन वर्धन जो होते हैं जिसका संबंध टीक, साल, रेशम या केरल जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्षों से लगाने, विकसित करने और उनकी देखभाल करने और एकाधाय कृषि के पुनर्जनन है। तो हमें वन संरक्षण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ नियम कानून को भी लगाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई को एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम जो है पेड़ पौधे और वन को बचा सकें, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आता है बहुत प्रश्न 1। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बाद में इस क्वेश्चन की आंसर की भी वीडियोज़ डालूंगी। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप बताइए कि वन जीवों में विभिन्न प्रकार के डैश जटिल समुच्चय शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, वन सदाबहार हो सकते हैं या नहीं, इसका आंसर बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के निकट में पाए जाते हैं। और ये 2 क्वेश्चन है जो आप अगर इसको समझ गए होंगे तो खुद से कर सकते हैं। वन हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ देता है, वन हमें क्या लाभ पहुंचाता है, ये हम बता सकते हैं खुद से। और शीतोष्ण पर्णपाती वन एवं शीतोष्ण सदाबहार वन में मुख्य अंतर को लिखना है कि क्या अंतर है ये दोनों वन में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है और बहुत जल्द ही वीडियो पार्ट 2 भी आएगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।